नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम बीच बहस में आपका स्वागत है। बीच बहस में आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे की जिस मुद्दे को पहले तो कई बार भुनाया गया है, लेकिन इस बार देश के आम चुनाव में उस मुद्दे को आने में जरा देर लग गई है। 2019 का चुनाव हमने देखा, 2014 का चुनाव हमने देखा कि भारत के लोकसभा चुनाव में पाकिस्तान का जिक्र हुआ, बालाकोट का जिक्र हुआ, पाकिस्तान की रणनीति का जिक्र हुआ, पाकिस्तान के संबंधों का जिक्र हुआ। लेकिन 2024 का जब आम चुनाव हुआ तो 2024 के आम चुनाव में 2 चरण के मतदान होने तक पाकिस्तान की एंट्री नहीं हुई थी, लेकिन तीसरे चरण के मतदान होने से ठीक पहले अब भारत के आम चुनाव में, लोकसभा चुनाव 2024 में पाकिस्तान की एंट्री हुई। पाकिस्तान की एंट्री की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। दरअसल इमरान सरकार में पाकिस्तान में जब मंत्री रहे फवाद खान, उनका एक बयान आया, उन्होंने राहुल गांधी की तारीफ की और उस तारीफ को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निशाना साधा राहुल गांधी पर और कांग्रेस पर। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की और पाकिस्तान की पार्टनरशिप अब उजागर हो गई है। उन्होंने कहा पाकिस्तान चाहता है कि शहजादे प्रधानमंत्री बने। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान वो देश जो कभी हाथ में बम और गोला लेकर के, बारूद लेकर के घुमा करता था, अब उसके हाथ में कटोरा है। जो कभी आतंकी सप्लाई करता था, अब आटे की सप्लाई के लिए तरस रहा है। कई तरह से उन्होंने बयानबाजी की है और उन्होंने सीधा अब राहुल गांधी यानी कांग्रेस और पाकिस्तान की पार्टनरशिप का जिक्र कर दिया है कि इनकी पार्टनरशिप है और पाकिस्तान चाहता है कि राहुल गांधी भारत के प्रधानमंत्री बने, जिससे उनको फायदा हो सके। अब इन बयानों को लेकर के तमाम सियासत बढ़ रही है और इस सियासी समीकरण में जो तस्वीरें निकल के साफ आ रही हैं, उन तस्वीरों के रंग क्या हैं और चुनाव पर वो तस्वीरें कितना असर डालेंगे, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा में खास मेहमान हैं, आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक राम मोहन चौकसी जी। राम मोहन चौकसी जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक श्याम मोहन श्रीवास्तव जी हैं। श्याम मोहन श्रीवास्तव जी, आपका स्वागत करते हैं। साथ ही राजनीतिक विश्लेषक विभांशु जोशी जी हमारे साथ हैं। विभांशु जी, आपका स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक सूर्यकांत चतुर्वेदी जी हमारे साथ हैं। चतुर्वेदी जी, आपका स्वागत करते हैं। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा विभांशु जोशी जी आपके पास। पाकिस्तान चाहता है कि भारत के प्रधानमंत्री राहुल गांधी बने, यह वक्तव्य है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की अब एंट्री हुई है और कांग्रेस की और पाकिस्तान की जो पार्टनरशिप है वो अब जगजाहिर हो गई है, उजागर हो गई है। जब ये तमाम समीकरण चल रहे हैं, जहां आरक्षण की बात चल रही है, जहां हम बात कर रहे हैं मंगलसूत्र की बात हो चुकी, चुनाव में बात हो चुकी है इनहेरिटेंस टैक्स की, अब पाकिस्तान की भी एंट्री हो गई है। जी हाँ, देखिए ये बड़ी चुनौती वाली बात पाकिस्तान की तरफ से आई है, बड़ी इंटरेस्टिंग भी है जी। क्योंकि पाकिस्तान जैसा देश जो इस समय गहरे संकट से गुजर रहा है। देखिए असली समस्या जो इसमें है वो है एक सशक्त भारत की सरकार और एक कमजोर पाकिस्तान की सरकार। इसको हम पिछले 3 असेंबली इलेक्शन से देखकर चले। उसमें ये था कि 2013 की असेंबली हम देखें पाकिस्तान की, तो वहां भी सिंगल पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली थी। फिर 2018 की असेंबली इलेक्शन जो है पाकिस्तान का देख लें, वहां भी सिंगल पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली थी। और अभी हाल में जो पाकिस्तान का चुनाव आपने देखा 2024 का, वहां भी पाकिस्तान को सिंगल पार्टी को पावर नहीं मिली और 100 से ज्यादा निर्दलीय वहां पर जीत के आए। तो पाकिस्तान के लिए एक कमजोर सरकार अपने यहाँ और भारत की एक सशक्त सरकार। अब इधर भारत को हम देखें तो भारत पिछले 2 असेंबली लोकसभा इलेक्शन से लगातार एक सशक्त सरकार, सिंगल पार्टी की पावर के साथ जो मैजिक वो है 272 का क्रॉस करती है। तो पाकिस्तान इस बात से लगातार डरा हुआ है कि भारत में यदि तीसरी बार भी 2024 में भी एक सशक्त सरकार आती है तो 370 जैसे जो कठिन फैसले भारत में नहीं हो पाते थे वो अब होने लगे हैं। तो पाकिस्तान को ये एक सबसे बड़ा डर है। इसीलिए फवाद चौधरी जैसे लोग जो इमरान खान जी के समर्थक थे, उन्होंने 2 बड़ी बातें कही। उन्होंने एक तो ये कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सोच से डर लगता है और दूसरा वो राहुल गांधी जी की तारीफ में कहते हैं राहुल ऑन फायर। तो ये जो 2 बातें फवाद चौधरी जी की आती हैं और उसके साथ यही नहीं, वहां की जो विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हैं मुमताज जी, वो भी अपनी बात कहती हैं। वो ये कहती हैं कि भारतीय नेताओं ने पाकिस्तान पर बयानबाजी बढ़ा दी है, अति राष्ट्रवाद से प्रेरित
बयान कहीं शांति और संवेदनशीलता को प्रभावित न कर दें। ठीक है। ये बात वो वहां की, और विदेश मंत्री कश्मीर कह के रहे मामले वो कहते हैं कि उसमें दावा बिल्कुल गलत है। तो ये तो आप निश्चिंत समझ लीजिए कि जिस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी लगातार ये कह रहे हैं कि हम सुरक्षित और सशक्त भारत देंगे, हम घुसकर मांगेंगे। देखिए, ये असली मुद्दा शुरू होता है 2016 से जी। जब उरी में पाकिस्तान ने हमारे 19 सैनिकों को शहीद कर दिया और भारत ने घुसकर उनको, और उस समय मुझे याद आ रहा है, उस समय माँ देवी का पर्व चल रहा था भारत में, और उस समय भारत ने घुसकर आतंकवादी ठिकानों को तहस नहस कर दिया था। तो 2016 की वो घटना और 2019 में जब भारत की संसद 370 को समाप्त करती है, तो यह पाकिस्तान के लिए एक बड़ा चुनौती का समय था। और इसीलिए पाकिस्तान शायद यही चाहता है कि भारत में स्थिर और मजबूत सरकार नहीं आए, और ऐसी परिस्थितियों को वो पैदा करना चाहता है, संकट खड़ा करने की कोशिश करेगा, जिससे कि भारत में एक मजबूत लोकतंत्र ना बने। ठीक है। भारत में मजबूत लोकतंत्र ना बने, ये पड़ोसी देश पाकिस्तान की ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन जैसा कि हम देख रहे हैं भारत के आम चुनाव के मद्देनजर जो तमाम सियासी समीकरण चल रहे हैं, सूर्यकांत चतुर्वेदी जी आपके पास आना चाहूंगा कि इन तमाम समीकरणों के साथ एक बड़ी बात, ठीक है पाकिस्तान की क्या मंशा है वो अपनी जगह है, लेकिन पाकिस्तान की जो मंशा है, यदि वहां के पूर्व मंत्री चौधरी फवाद राहुल गांधी को कहते हैं कि राहुल ऑन फायर, इस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी, खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे मुद्दा बना देते हैं और वो कहते हैं कि पाकिस्तान चाहता है कि भारत के प्रधानमंत्री राहुल गांधी बने। तो जैसा कि अभी बात हुई, विभांशु जोशी जी ने जो बात कही कि पाकिस्तान चाहता है कि भारत में स्थिर सरकार ना बने, या फिर पाकिस्तान चाहता है कि राहुल गांधी भारत के प्रधानमंत्री बने, इन दोनों बातों को, यदि प्रधानमंत्री बनेंगे तो राहुल गांधी बनेंगे तो मजबूत सरकार नहीं होगी, स्थिर सरकार नहीं होगी, ये जो तमाम सियासी समीकरण है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रचारित किए जा रहे हैं, और इस मुद्दे को जो हवा दी जा रही है, आपको लगता है कि चुनाव पर इसका असर पड़ने वाला है? निश्चित रूप से इसका चुनाव पर असर पड़ेगा, उसकी अपनी वजह है। अगर भारत में एक स्थिर सरकार होती है, मजबूत सरकार होती है, निर्णय लेने वाली सरकार होती है, तो उसका व्यापक असर खासतौर पर पाकिस्तान जैसे देश पर पड़ना लाजमी है। क्योंकि भारत में अगर आप जाए पिछले 2 लोकसभा चुनाव के पहले के अगर आप देखें निर्णय, जो सरकारें हुआ करती थी, देश पर कितना भी बड़ा आक्रमण हो जाए, आतंकवादी हमला हो जाए, लेकिन वो देश मिलकर, भारत की सरकार ना तो उसे उस तरीके से जवाब देती थी, सिर्फ डोजियर पर डोजियर देती थी, और मौका पड़ने पर कई बार वो पाकिस्तान के साथ खड़ी हुई भी दिखी है। और अब देखिए, जब 2014 के बाद भारत में एक नई सरकार आई है जो स्थिर भी थी, मजबूत थी, और जिसका नेतृत्व निर्णय लेने वाले राजनेता के पास था, तो उसका असर अब आपको देखने मिला होगा। पिछले दोनों टेन्योर में देखें आप, जिस तरह से भारत ने जवाब दिया है, चाहे आतंकवादी घटनाएं हों या अन्य तरह की कोई इस तरह की कोई घटना हो, उसका जवाब भारत ने बेहद मजबूती के साथ दिया है। और यही सबसे बड़ी चिंता की बात पाकिस्तान में भी है, क्योंकि पाकिस्तान में आपने देखा होगा कि कांग्रेस के कई नेता पाकिस्तान जाते हैं और वहाँ पर जाकर भारत की मोदी सरकार को गिराने या हटाने की बात करते हैं। तो निश्चित रूप से पाकिस्तान उनके साथ खड़ा होगा, क्योंकि उसे अगर खतरा है किसी से तो वो मोदी सरकार से है। क्योंकि पाकिस्तान में आपने देखा होगा, अभी वहाँ की असेंबली में इस चीज़ को लेकर व्यापक रूप से चर्चा हुई कि 4 जून के बाद भारत में जो सरकार बनने वाली है वो एक बार फिर रिपीट होने वाली मोदी सरकार है। और अगर मोदी सरकार बनती है तो जिस तरह से उन्होंने, जैसा कि विभांशु जी ने भी कहा है, चाहे धारा 370 हटाने का मामला हो या एयर स्ट्राइक करने का मामला हो, इस तरह के जो निर्णय लिए गए हैं, वो कदम उठाए गए हैं, तो उसे लग रहा कहीं ऐसा ना हो कि अगली जो सरकार बने उस सरकार में कहीं पीओके उसके हाथ से ना निकल जाए। क्योंकि पीओके के लोग जिस तरह से प्रताड़ित हैं, वहाँ की सेना जिस तरह से उनका दमन कर रही है, उसकी वजह से आपने देखा होगा तमाम आंदोलन खड़े होते हैं और वो मांग करते हैं कि मुझे मोदी, मेरे भारत सरकार मेरे साथ खड़ी हो, मेरा पक्ष ले और वो मुझे अपने आप में शामिल कर ले। क्योंकि वहाँ के लोगों ने देखा कि किस तरह से भारत का मुस्लिम सुरक्षित है, प्रगति कर रहा है, हर क्षेत्र में उसे बेहतर मौके मिल रहे हैं। तो उसको देखते हुए पाकिस्तान में इस तरह की चिंता वाजिब है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर यह सरकार एक बार फिर मजबूती के साथ बनी तो निर्णय लिए जाएंगे और फिर उसी तरह का निर्णय आएगा और कहीं ऐसा ना हो कि पीओके उसके हाथ से चला जाए। तो इस तरह की परिस्थितियों को देखते हुए
पाकिस्तान चाहता है कि उसके अनुकूल भारत में सरकार बने, जिससे वो अपनी मनमर्जी के हिसाब से निर्णय करा सके और इस तरह की स्थितियां बने। यही बात है। आप देखिए कांग्रेस के तमाम नेता जो पाकिस्तान गए हैं जी, उन्होंने किस तरह के बयान दिए हैं। क्या पाकिस्तान के राजनेताओं में या पाकिस्तान की सरकार में इतनी शक्ति है कि वो भारत की सरकार बदल सके, वो भी मजबूत सरकार बदल सके, सशक्त सरकार बदल सके, और जिसके साथ एक बड़ा प्रचंड बहुमत है। एक आपको मालूम होगा कि एक लंबे कई दशकों बाद भारत में इस तरह की सरकार बनी है जो स्वयं में पूर्ण है जी, जिसके पास पूरा का पूरा बहुमत है और दोबारा से भी उसी तरह की सरकार बनी है, तो उनकी चिंता वाजिब है। बिल्कुल, पाकिस्तान की चिंता है, और पाकिस्तान की चिंता इसलिए है कि कहीं यदि ये भारत में सशक्त सरकार बनती है, जैसा कि उल्लेख किया गया कि मोदी की सरकार यदि बनती है, तो कहीं पीओके उनके हाथ से चला ना जाए, इस बात की चिंता है। और इसलिए मैं बताना चाहूंगा कि राजनीतिक विश्लेषक आशीष दुबे जी हमारे साथ हैं। आशीष दुबे जी, आपका बहुत स्वागत है, आपके पास आऊंगा, लेकिन अभी मैं आना चाहूंगा श्याम मोहन श्रीवास्तव जी आपके पास, कि दो तरह की बातें हैं। एक, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि अब मोदी की सरकार है और मोदी की सरकार घर में घुस के मारती है, एक तो ये बात है। दूसरी बात जो बात आ रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पाकिस्तान के आका कांग्रेस के लिए दुआ कर रहे हैं कि मध्य भारत में जो है कांग्रेस की सरकार बनना चाहिए। मैं इन दोनों बातों पर आपकी टिप्पणी चाहता हूं। देखिए, मेरे ध्यान में एक किस्सा आया जी, वो मैं आपको सुनाऊंगा। सब लोग राम मोहन जी ध्यान दें जी। एक आदमी था, उसके सर में खुजली चलने की बीमारी थी। वो एक कमरे में बंद हो गया, दरवाजा लगा लिया, लाइट चली गई। अब वो रात में लाइट का दरवाजा ढूंढ रहा है तो दीवार पकड़ के जाता था। हाँ। और जब दरवाजे तक पहुंचता था तब तक उसके सर में खुजली चलने लगती थी। बिल्कुल सही। वो सर खुजाने लगे और हाँ। थोड़े आगे निकल जाए, फिर दीवार पे हाथ रख के चलता रहे। हाँ। रात भर घूमता रहा लेकिन दरवाजा नहीं मिला। वो उस समय खुजली चलती थी जब दरवाजा आता था। ठीक है। अब जब जब चुनाव आता है, हाँ। पता नहीं हमारे यहाँ ये इस तरह की खट क्यों खुजाती है। कभी सनातनी समझ में आता है, कभी देवी शक्ति समझ में आती है, कभी पाश्विक शक्तियां समझ में आती हैं। हाँ। ये कोई ना कोई ऐसी तकलीफ खड़ी हो जाती है जिसके कारण थोड़ी बहुत अगर ये उम्मीद करे कि पास आने वाला है किनारा, हाँ। तो नाव फिर से वहीं बीच में पहुंच जाती है। एक तो ये जी। कोई भी राष्ट्र जब सोचता है कि मेरे आसपास के जो देश हैं उनमें मेरी प्रो ताकतें, हाँ। मुझको मदद करने वाली शक्तियां शासन में होंगी तो ठीक रहेगा, कोई भी देश ये सोचता है। हाँ। सबको सोचना भी चाहिए, लेकिन इससे ये कलई खुल गई कि कौन किसके पक्ष में है, कौन किसके लिए लिबरल है, ये कलई खुल गई। बराबर। अगर 2-4-8 दिन और नहीं कहते, हाँ। थोड़े बहुत दिन नहीं कहते तो कम से कम ये बात तो बची रहती। हाँ। हालांकि इसके पहले भी बहुत बार ऐसे अवसर आए हैं जब यहाँ हिंदुस्तान के कुछ नेता वहां मिलने चले जाते थे, यहाँ बुला लेते थे, और तो और जो न्यायिक रूप से जिनकी यहाँ तलाश थी वो तक मिल लेते थे जाकर। जी, बिल्कुल। ऐसी भी घटनाएं उससे भी समझ में आता है। हाँ। पर हमारे और पाकिस्तान के जैसे संबंध हैं, जब से देश आजाद हुआ है तब से और उसके पहले से अभी तक, वो संबंध सब जानते हैं कि वो संबंध, एक कहावत है हमारे यहाँ, घर में नहीं ये दाने अम्मा चली बुलाने। हाँ। अब उनके यहाँ तो भूखा पड़ रहा है। हाँ। विचार कर रहे हैं हिंदुस्तान में कैसी सरकार हो। हाँ। निश्चित रूप से एक स्थिर सरकार ने जो ताकत के साथ जवाब दिया, और जो जो उनके लिए परेशानी बिना लड़े भी खड़े की जा सकती थी वो भी की है। हम सप्लाई क्यों करें, अगर हमारे साथ कोई शत्रुता ही निभाता है तो हम वे चीजों की सप्लाई क्यों करें। अगर हमारे साथ किसी को शत्रुता रखना ही है, हमने बहुत कोशिश की, सारी दुनिया ने देखा कि हिंदुस्तान मित्रता और भाईचारा निभाना चाहता है, फिर भी कोई अपने मन में भेद रखे तो फिर उसके लिए उसी की भाषा में जवाब देना है। इसलिए सर्जिकल स्ट्राइक जैसी बातें घटना के रूप में सामने आई है। ठीक है। और हिंदुस्तान आगे उसी लाइन पर चलने वाला है। अगर कोई सशक्त और ताकतवर सरकार यहाँ आएगी तो ये बात हमसे ज्यादा वो भी जानते हैं, पाकिस्तान के लोग भी, बिल्कुल, कि अगर ये सरकार की वापसी हुई, हाँ। तो फिर हमारी दुर्दशा है 5 साल तक। ठीक है, 5 साल तक दुर्दशा ही दुर्दशा रहेगी पाकिस्तान की और पाकिस्तान के लोगों की, वहां के सियासतदारों की। यदि भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सशक्त सरकार बनती है तो ये पाकिस्तान का सोचना हो सकता है। राम मोहन चौकसी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बात हो, जैसे कि अभी वही बालाकोट की बात हुई, 2016 से ये चर्चा चला, लेकिन इन तमाम चीजों में एक बात देखी जाती है कि जब कभी चुनाव आते हैं, देश के चुनाव होते हैं, तो वहां राष्ट्रवाद की बात आती है।
क्योंकि हालांकि विपक्ष की ओर से भी कई बार कहा गया कि महंगाई का जिक्र नहीं है, बेरोजगारी का जिक्र नहीं है, देश की आंतरिक सुरक्षा का जिक्र नहीं है, लेकिन सत्ता पक्ष की ओर से इस पर स्पष्टीकरण दिया गया, कई आंकड़े गिनाए गए हैं और वैश्विक स्थिति बताई गई कि भारत की वैश्विक जो स्थिति है, क्योंकि कहा जा रहा है कि भारत विश्व गुरु बनने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ चुका है। ऐसी स्थिति में जब चुनाव आते हैं तब राष्ट्रवाद को क्यों उत्पन्न किया जाता है जनमानस के हृदय में? क्योंकि भारत का हर व्यक्ति राष्ट्र प्रेमी है, राष्ट्र के प्रति उसकी श्रद्धा है, राष्ट्र के प्रति उसकी मानता है वो, लेकिन चुनाव के समय ये राष्ट्रवाद जगाना क्या लोकतंत्र की सुचिता के लिए, लोकतंत्र की मजबूती के लिए सही है? देखिए सूरज जी, जहाँ तक बात राष्ट्रवाद की है, हाँ, तो मैं ये मान के चलता हूँ, समझ जाऊंगा आपकी बात, काट रहा हूं। दरअसल मेरे राष्ट्रवाद का आशा है कि पाकिस्तान के प्रति गुस्सा जगाना ही भारत के लोगों का राष्ट्रवाद है क्या? नहीं, कुछ ताकतें यहाँ पर राष्ट्रवादी काम करती हैं, इसलिए यह प्रश्न उठा है। जी जी नहीं, आपने जो कहा वो आपकी बात, आपकी परिभाषा भी ठीक है जी। और मेरे नज़रिए से राष्ट्रवाद की बात तो यदि परिभाषा है तो वो ये सीधी सीधी है कि जो देश को प्रेम करता है, हाँ, वो राष्ट्रवादी है, हाँ, और जो देश को प्रेम नहीं करता है वो फिर दूसरे देश के बारे में बात करता है, देशद्रोही है, वो देशद्रोही है, सीधी सीधी बात, उसमें कोई कहने में संकोच नहीं है। जो भारत को कोसता है या भारत के विरोध सोचता है वो देशद्रोही है। अब बात इसकी है कि पाकिस्तान ने चुनाव के समय ये मुद्दा क्यों लिया और क्यों बात, एक्चुअली क्या है कि उसको मालूम है, पाकिस्तान को अच्छी तरह मालूम है कि ये वाला 24 के चुनाव में भी मोदी फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं और बहुत दमदार सरकार बनाने जा रहे हैं। उनके 10 साल के कार्यकाल को पाकिस्तान ने देखा है। पाकिस्तान इस स्थिति में तो है ही नहीं कि सामने आके लड़ सके, तो वो क्या करता है कि वो जितने भी तरीके अपनाता है वो पीठ पीछे बाहर करने के तरीके अपनाता है। हाँ। और उसको क्या है, भारत में एक बहुत ऐसा कमजोर टाइप का कमजोर पार्टी, एक कमजोर व्यक्ति चाहिए जो उसकी बात को समर्थन कर सके। तो उसको लगता है कि राहुल गांधी से ज्यादा बढ़ के कोई ऐसा कमजोर व्यक्ति नहीं हो सकता जो उसके समर्थन में बात करे, क्योंकि राहुल गांधी की जो परिभाषा है राष्ट्रवाद की, वो परिभाषा देश से प्रेम करने वाली नहीं है, वो देश से विरोध करने वाली है। उनको हर चीज में विरोध नजर आता है। यदि हमारे राम मंदिर का मुद्दा आता है तो उसमें उनको विरोध करना है, 370 का मामला आता है तो उनको विरोध करना है। ऐसी कई तमाम बातें हैं जो दुनिया के सामने आई हैं कि राहुल गांधी जी और उनकी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने उसका खुल के विरोध किया है। रहा सवाल पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान की स्थिति तो जैसे कि श्याम मोहन जी ने कहा, द्विवेदी जी ने कहा और चतुर्वेदी जी ने कहा, उसकी हालत ऐसी है कि वो कटोरे लेके भीख मांगने गया है। कल ही मैं पेपर में पढ़ रहा था, कल ही समाचार है कि वो IMF के सामने गए हैं, वो शहबाज शरीफ, फिर भीख का कटोरे लेके गए हैं, तो डायरेक्ट तो लड़ नहीं सकते। तो वो ये चाह रहे कि उनके मनपसंद की कोई सरकार बन जाए जो उनके लिए आगे चल के मदद भी कर सके और उन्हें खड़ा करने में मदद कर सके। इसलिए उन्हें लगता है कि राहुल गांधी का चेहरा सबसे मजबूत चेहरा है, इसलिए वो सपोर्ट की बात करते हैं। इसलिए फिर पाकिस्तान जो है पाकिस्तान भारत में एक ढूंढ रहा है कि कोई कमजोर चेहरा मिले जिस पे हम हाथ धर सके। ठीक है, पाकिस्तान अपनी मंशा को पूरा करने के लिए या अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए इस तरह की यदि कवायद कर रहा है, ठीक है। आशीष दुबे जी, आपसे जानना चाहूंगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में गुजरात में जो बात कही है, उनका कहना है कि यहाँ कांग्रेस दम तोड़ रही है, मतलब भारत में कांग्रेस दम तोड़ रही है और वहां पाकिस्तान रो रहा है। कांग्रेस के दम तोड़ने पर पाकिस्तान को रोना आ रहा है। तो यह पाकिस्तान का कांग्रेस प्रेम उजागर करता है या फिर कांग्रेस का पाकिस्तान प्रेम उजागर करता है? देखिए, ये एक विपक्षी नेता का दूसरे विपक्षी नेता के प्रति सियासी प्रेम है जी, जिसके कई सारे लाभ हानि है और कई गुणा भाग। वो पाकिस्तान हो, चीन हो, बहुत सारी चीजें हैं। ये जो भारत के साथ जिनके सनातन मतलब संबंध खराब हैं, जी, तो उनके जिक्र से निश्चित तौर पर किसी का भी मन जो है आक्रोशित या आंदोलित हो जाता है। तो चुनाव का चूंकि वक्त है, पाकिस्तान से अभी कोई ऐसा, भारत और पाकिस्तान का कोई ऐसा अभी ताज़ा कोई बहुत बड़ा जो विवाद है वो तो हमेशा से वो बड़ा ही, लेकिन ताज़ा ऐसा कुछ अभी मसला नहीं है। ये जो जिक्र भर है, जो वहाँ से भी जिक्र आया, यहाँ से भी जिक्र हुआ है, इसमें चुनावी एक पूरा ताना बाना है। और उस तरह से उसको उन्होंने बोला है। आनंद में उनकी सभा हुई जी, तो उन्होंने बात को बोला है और ये बात सही है कि इस मामले को लेकर के जो कांग्रेस का जो रुख है वो कई बार कटघरे में आ चुका है, कई बार उस पर सवाल भी उठ गए हैं, कई बार उनका जो है इस चीज़ों के विवाद जो है, इस पर जो विवाद हुआ है उनकी बातों से, वो भी कांग्रेस को नुकसान पहुँचा। मैं इसको यूँ ही देखूँगा कि इस चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री हुई है, इसके पहले राष्ट्रवाद का मामला था, इसके पहले और भी चीज़ें थी, हिंदू मुस्लिम पर भी बात हो गई। तो ये वो सब चुनावी एक चीज़ें हैं जिसमें पाकिस्तान के जरिए कांग्रेस को घेरने की
और उसकी जो पुरानी कमजोरियां हैं उसको उजागर करने की इसके पीछे पूरी एक सियासी एक रणनीति है, मैं कह सकता हूँ। और चूंकि ये सियासत है और ये चुनाव है तो इसमें सब कुछ जायज़ है, और जिसके पीछे थोड़ा आधार है, तर्क है, तो वो और जायज़ है। तो अब सवाल ये है कि ये जो मुद्दे हो गए हैं, ये इनके साथ साथ यदि मुझे लगता है ये जो मुद्दे हैं जरूरी हैं, इन पे भी बात हो जानी चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि अभी इस चुनाव में रोज कोई एक नया मुद्दा, एक नई चीज़ जुड़ती है। मैं इस बात का पक्षधर हूँ, जो मेरा अपना नज़रिया है, कि जिस मैनिफेस्टो पे पार्टियां मैदान में आई हैं उस पर बार बार बात की जाए, और खासकर जो बाकी लोग हैं वो इस तरह का कोई माहौल या वो चीज़ें बनाए जिससे उस पर बात हो, जिसको लेके चुनाव लड़ा जाना है और जिसको लेके अगले 5 साल जिसको भी सरकार चलानी है, जिसको चलानी है। जी बिल्कुल। तो ये इस पे बात हो, बाकी हमारे अड़ोसी पड़ोसी हैं उनके साथ जो हमें हिसाब किताब करना है उसके लिए खुला मंच है, वो होना चाहिए, होता रहेगा, हुआ भी है जी। लेकिन जिस मैनिफेस्टो पे चुनाव की जमीन तैयार की गई है उस पर बात बार बार होनी चाहिए। बिल्कुल, बात हो चुनाव की तो बात हो, घोषणा पत्र की बात हो, मैनिफेस्टो की, अलग अलग हर बार नाम बदल जाते हैं, कोई न्याय पत्र नाम दे देता है, कोई संकल्प पत्र नाम देता है, इनका जिक्र होना चाहिए। लेकिन मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आनंद में दिए गए भाषण के कुछ और अंश हैं जिस पर सूर्यकांत चतुर्वेदी जी आपसे जानना चाहूंगा। जैसे उन्होंने कहा कि 60 साल शासनकाल के थे, ये जो पिछले 10 साल थे ये सेवा काल के थे। उन्होंने सेवा काल और शासनकाल का अंतर भी बताया। उन्होंने अपने भाषण में जनता से ये भी कहा है कि शहजादे अब जेब में संविधान की किताब लेके घूम रहे हैं। जैसा हमने भिंड में देखा, मध्य प्रदेश के भिंड में उनकी सभा हुई और भिंड में सभा में उन्होंने कहा, वो एक लाल किताब हाथ में लेकर के राहुल गांधी ने कही ये बात कि ये संविधान की किताब फाड़ देंगे यदि अमित शाह चुनाव जीत जाते हैं, बीजेपी की सरकार बन जाती है। तो अब इन चीजों को, क्योंकि कांग्रेस कहीं जो भी कांग्रेस करना चाह रही है, यदि चौधरी फवाद राहुल गांधी की तारीफ कर देते हैं तो ये सेल्फ गोल की तरफ तो नहीं जा रही कांग्रेस कहीं? निश्चित रूप से एक रामचरितमानस की दोहा चौपाई है जिसमें कहा गया है, जाको प्रभु ताकि मत पहले है। हाँ। लगभग यही स्थिति कांग्रेस के साथ है, बनी हुई है। आप देखिए विधानसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव, या कई अन्य महत्वपूर्ण समय हो, उस समय कोई ना कोई ऐसा सब्जेक्ट कांग्रेस के नेता उठा देते हैं या उनके समर्थक खड़ा करते हैं कि जिससे कांग्रेस को चुनावी फायदा होने की जगह नुकसान ज्यादा होता है। ठीक है। और भारतीय जनता पार्टी तो कहती है कि जितना राहुल गांधी जी प्रचार करेंगे उतना उन्हें फायदा होगा, या जितना वो इस तरह के मामले उठाएंगे उसका फायदा कांग्रेस की अपेक्षा भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा होगा। जहां तक सेवा काल और शासनकाल की आपने बात की है, तो आप देखिए 1977 या 1900 आप राम मंदिर के समय की बात कर लीजिए। उस समय संविधान कहा गया था जब आपने जनता द्वारा निर्वाचित कई राज्यों की सरकारों को पदच्युत कर दिया था, सरकारें गिरा दी थी, राष्ट्रपति शासन लगा था, आपने राष्ट्रपति शासन लगा दिया था। या 77 का वो कार्यकाल जो शायद श्रीवास्तव जी ने हमसे बेहतर देखा है, 75 वाला, वो कैसा कार्यकाल था? क्या वो संविधान के दायरे में था? क्या संविधान में इस तरह का कोई प्रावधान है? अगर नहीं है तो आपने क्यों किया? ये सारी की सारी चीजें जो है स्वयं कांग्रेस को अपने बुने हुए जाल में फंसाती हैं। लेकिन यहाँ मैं रोकना चाहूंगा, क्षमा चाहूंगा आपको, क्योंकि जैसा आपने इमरजेंसी का जिक्र किया, आपातकाल का जिक्र, तो वर्तमान में जब कई परिचर्चाओं में कांग्रेस के कुछ मित्र मेरे साथ होते हैं तो वो कहते हैं कि इस समय देश में अघोषित आपातकाल लगा, ये कांग्रेस के लोगों का कहना है। पर शंका के दायरे में कौन आता है? जो पहले कर चुके हैं वो आएंगे। देखिए अघोषित आपातकाल की अगर आप बात करते हैं तो आप बताइए पिछले 10 साल में कितनी सरकारें गिराई गई हैं? आप बताइए ना। उनसे उनका वैचारिक विरोध है, राजनीतिक विरोध है, और कई बार लगता है कि उनका व्यक्तिगत भी विरोध है, लेकिन इन सबके बाद क्या सरकारें गिराई गई? आप इसका उदाहरण पश्चिम बंगाल है, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी जाती है। यहाँ पर देश की बड़ी बड़ी जांच एजेंसी अगर जाती है तो उनके ऊपर हमले होते हैं और उन्हें जांच नहीं करने दिया जाता है। क्या वहाँ पर सरकार गिरा दी है? नहीं। तो देखिए, जब आप एक उंगली किसी की तरफ उठाएंगे बाकी 3 उंगली आपकी तरफ भी उठेगी। ये बात जरूर सोची जानी चाहिए। जहाँ तक इसकी और अन्य चीजों में भी तुलना कर लें अगर हम और आप, तो कितने आवास बने, कितने एयरपोर्ट बने, कितनी सड़कें बनी, कितना गरीबों को भोजन राशन मिला है। हो सकता है उनमें कई सारी चीजें ऐसी होती है जिनसे लोगों के व्यक्तिगत विचार मेल नहीं खाते हैं, लेकिन इन्हें सेवा के दायरे में ही तो देखा जाएगा। आपने अगर 60 साल तक सत्ता संभाली है देश की, तो उस समय आपने क्या किया? कितने गरीब अलग कर दिए आपने, उन्हें कितना ऊपर तक लिया है, उनकी आर्थिक स्थिति कितनी बेहतर की है, क्योंकि आप तो गरीबी का नारा देते थे। तो ये सारी चीजें जब इनकी आप तुलना करेंगे तो आपको फर्क महसूस होगा कि शासन क्या था
और सेवा काल क्या होता है। निश्चित रूप से यह अंतर दिखता है और आपने देखा होगा तमाम जगह, और आप चुनाव के समय जब लोग जाते हैं, मीडिया के लोग जाते हैं, तो जनता किस तरह से रिएक्ट करती है। वो जो रिएक्शन सामने आता है वो बताता है कि सरकार और सेवा काल में, शासन और सेवा काल में कितना अंतर होता है। बराबर। शासन काल जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को बता रहे हैं और उनको एक तरह से आभास करा रहे हैं कि पिछले 60 साल वर्ष जो रहे हैं वो शासन काल के थे कांग्रेस ने जनता पर, भारत पर शासन किया है, जबकि पिछले 10 वर्षों से 2014 से वर्तमान तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार सेवा कर रही है। ये शासन काल सेवा काल का अंतर बताया जा रहा है। विभांशु जोशी जी, आपके पास आना चाहूंगा। कुछ और बातें उन्होंने अपने भाषण में कही। दरअसल मैं आपके पास आना चाहता हूं 2-3 बातों को लेकर। पहले चरण का मतदान हुआ, तब हमने देखा उपलब्धियों की बात हुई, खूबियों की बात हुई कि हमने ये किया, 370 की बात हुई, 3 तलाक की बात हुई, राम मंदिर का जिक्र हुआ। दूसरे चरण का मतदान होना था, उसके ठीक पहले बात हुई मंगलसूत्र की, बात हुई इनहेरिटेंस टैक्स की। जैसे ही तीसरे चरण का मतदान होने वाला है, इसमें पहले बात हुई आरक्षण की, बात हुई संविधान की, लेकिन अब जब कुछ ही समय शेष बचा है तीसरे चरण के मतदान में, 7 मई को तीसरे चरण का मतदान होना है और 1 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में पाकिस्तान की एंट्री ले आते हैं। सबसे पहले तो इस पे आपका विश्लेषण चाहता हूं। दूसरा, क्या चौथे चरण के मतदान में कुछ और नई चीज हमें देखने मिलेगी? जी हाँ, देखिए, ये जो पाकिस्तान की एंट्री की बात आप कर रहे हैं, ये तो पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के बयान से सामने आती है। फवाद चौधरी का जो ट्वीट है उससे सामने आती है। तो यदि कहीं भारत की व्यवस्था पर, भारत के लोकतंत्र पर यदि पड़ोसी देश किसी भी तरीके का हमला करेगा, तो निश्चित तौर पर जो भारत के प्रधानमंत्री हैं और जो वर्तमान में जिस पार्टी की सरकार है, वो इसका जवाब सशक्त तरीके से देगा, क्योंकि वो इस बात को जानता है कि पड़ोसी देश बहुत ज्यादा 2014 की सरकार से और 2019 की शक्तिशाली सरकार से घबराया हुआ है। वो ये बिल्कुल नहीं चाहेगा कि 2024 में भी भारत में एक सशक्त सरकार राजनीतिक दल की बने, तो इसलिए वो घबराया हुआ। उसके घबराने के लिए देखिए बहुत कारण हैं। वो इसलिए घबराया हुआ है कि 2024 में कहीं भारत यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अपनी दावेदारी पेश न कर दे, क्योंकि यदि भारत यूएनएससी में सदस्यता प्राप्त कर लेगा तो पाकिस्तान के जो झूठे मानवाधिकार के दावे लगातार वो करता रहता है, वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाएंगे। भारत अपनी बात शक्तिशाली तरीके से वहां रह पाएगा। भारत का जिस तरीके से मानवीय चेहरा पूरे दुनिया में वैक्सीन के द्वारा, कोविड के दौरान जो आया, वो भी बड़ा चौंकाने वाला है। यही नहीं, आप देखिए यूएई के प्रेसिडेंट भारत आते हैं और अहमदाबाद में 3 घंटे का रोड शो करते हैं, तो इससे भी पाकिस्तान घबराया हुआ है। पाकिस्तान इस बात से भी घबराया हुआ है कि भारत में ही नहीं, अबू धाबी में भी एक नया, पहली बार एक मंदिर बनता है, जिसे जाकर भारत के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी जनता के बीच में समर्पित करते हैं। यही नहीं, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी विकसित 2047 की बात करते हैं। वो 2000 आगे चल के अगले ओलंपिक को लाने की भी बात करते हैं। तो इससे पाकिस्तान बुरी तरह घबराया गया है। और यदि पाकिस्तान कहीं हमारे लोकतंत्र के मामलों में हस्तक्षेप करता है, तो भारत के प्रधानमंत्री को और राजनीतिक दल के नेताओं को इस तरीके का पूरा अधिकार है कि वो जनता के सामने उसकी बातों को उजागर करें और यह साबित करें कि वह हमारे देश को क्यों कमजोर करना चाहता है। एक बात जरूर है जोशी जी, आप आपने कहा कि ये बात सार्वजनिक होना चाहिए, जनता के सामने आना चाहिए कि हमारा पड़ोसी देश, जिससे पहले कभी हम भाई कहा करते थे, वो शत्रुता निभाते रहे हैं और आज दोनों देशों के बीच में जो वैमनस्यता है वो उनके कुछ स्वार्थों के चलते हैं। लेकिन यहाँ मेरा प्रश्न दरअसल इस आशय में है कि क्या वास्तव में जब हमने देखा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अयोध्या जाती हैं रामलला के दर्शन करने, तो उसे एक मुद्दा बनाया जाता है कि राम मंदिर की याद लोगों के दिलों में उठी रहे, वो राम मंदिर का मुद्दा भूल ना पाए। ये पाकिस्तान का मुद्दा, जैसा मैंने शुरुआत में जिक्र किया था, 2014 से लेकर के 2019 में भी हमने देखा कि वहां बालाकोट का जिक्र किया गया, देशभक्ति की बात कही गई कि यदि आपको पाकिस्तान से कोई सुरक्षित रख सकती है तो वो है मोदी सरकार। तो ये जो आशय है, दरअसल ये उसी आशय में इस तरह का बयान अभी देखा जाए क्या? देखिए, जो लोकतंत्र में राजनीतिक दल उन बातों को हमेशा उठाएगा जिन बातों से उसकी शक्ति साबित होती है। वो ये बताने की कोशिश करेगा यदि हम शक्तिशाली होंगे तो ये जो आने वाले संकट हैं इनको आने से पहले ही हम ध्वस्त कर देंगे। तो ये तो बताना बहुत जरूरी है अपनी ताकत को।
जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूंगा। बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि ये बताना जरूरी है। राममोहन चौकसे जी, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह जो भाषण है पाकिस्तान पर तंज है, राहुल गांधी पर तंज है, पाकिस्तान और राहुल गांधी की पार्टनरशिप का जो मामला है, क्या ये उनका शक्ति प्रदर्शन है या राहुल गांधी की कमजोरी? देखिए पाठक जी, ये तो राहुल गांधी की कमजोरी है। ठीक है। और उनका और उनकी पार्टी की कमजोरी का कई उदाहरण सामने आ चुके हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, थोड़ा सा विषय से हटके है, ताजा मामला इंदौर का है। हाँ। चाहे आप कांग्रेस प्रत्याशी की बात ले लीजिए, सूरत का मामला है, ऐसे और भी मामले हैं, खजुराहो हो चुका है। तो ऐसे कई मामले हैं जो उनकी कमजोरी को उजागर करता है। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का तंज नहीं है, ये सीधा सीधा उनके ऊपर अटैक है। तंज तो मतलब थोड़ा सा बचा के दिया जाता है, उसको लपेट के बोला जाता है। ये तो सीधा प्रहार किया गया है, उनके ऊपर सीधा प्रहार है। ये देखिए, ये शब्द शहजादे शब्द का ईजाद मोदी जी ने किया है, जबकि हमारे यहाँ राजे रजवाड़े तो है ही नहीं, तो शहजादे कहाँ से आ जाएंगे। लेकिन ये सीधा सीधा उनके ऊपर तंज कसा गया है। और रहा सवाल उसका राहुल गांधी जी का, तो राहुल गांधी जी तो वो व्यक्ति हैं जो आलू से सोना निकाल लेते हैं, स्टोव पे कोयला रखवा देते हैं और न जाने और क्या क्या कर देते हैं। तो इस पे तो कोई, उसमें वो बहुत हास्यास्पद व्यक्ति हैं और उस पर तंज कसना तो कोई बड़ी बात नहीं है। और उन पर तंज कसे जाते रहे हैं, और अकेले वो नहीं, मोदी जी नहीं। इसलिए मोदी जी उनकी आंखों की किरकिरी बन के रह गए हैं, क्योंकि उनको हर चीज पे वो जो जिस मुद्दे को वो लाते उस मुद्दे को वो यू टर्न दे देते हैं मोदी जी। वो सेल्फ गोल हो जाता है। हाँ, सेल्फ गोल हो जाता है। तो ये तो राजनीति में ये सब चलता है और चलता ही रहेगा। ये हिट विकेट की ओर बढ़ती हुई कांग्रेस की बेचारगी भी कही जा सकती है कि कांग्रेस जो कुछ करना चाहती है, जो प्रहार करना चाहती है, उनके वह अस्त्र और शस्त्र वो दोधारी होते हैं और उनको पता नहीं चलता है कि इसकी एक धार हमारी तरफ भी है और वो उनके लिए कहीं ना कहीं घातक साबित हो जाती है। एक और बात का जिक्र करना चाहूंगा, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण का, आशीष दुबे जी आपके पास आना चाहूंगा कि आरक्षण की बात उन्होंने फिर गुजरात में कही, और गुजरात में उन्होंने जो बात कही कि धर्म के नाम पर आरक्षण कभी स्वीकार नहीं होगा, और जो आरक्षण खत्म करने की बात है एससी वर्ग के लिए, एसटी वर्ग के लिए या ओबीसी वर्ग के लिए, जब तक मोदी जिंदा है तब तक वो आरक्षण खत्म नहीं किया जा सकता, ये उन्होंने कहा। और ये भी कहा है कि कर्नाटक का उदाहरण देते हुए कहा है कि धर्म के नाम पर यदि आरक्षण दिया जाएगा तो ना देश इसे स्वीकार करेगा, ना मोदी इसे होने देगा, ये बात उन्होंने कही। तो ये आरक्षण का जिन्न जो बाहर निकला था, धीरे धीरे लगा था कि वो वापस जा रहा है, लेकिन वो उसको फिर हवा दे दी गई। बिल्कुल, आरक्षण की जो बात आई है, जो चुनाव में एक बड़ी बहस इस पर शुरू हुई है, तो ये मुझे लगता है कि एक ऐसी बहस भी है जिस पर बहस होती रहनी चाहिए। हाँ। और इससे कोई साफ और कोई बेहतर इसका हल भी निकलना चाहिए। देखिए, आरक्षण की जो बात है उसका मैं या कोई भी मुझे नहीं लगता उसका कोई विरोधी होगा। आरक्षण जरूरत है, जिसको जरूरत होती है, जिसको जरूरत चाहिए, सरकार अपने हिसाब से तय करती है कौन सा वर्ग समाज का है। लेकिन एक वक्त ऐसा आना चाहिए जब आरक्षण का आधार सिर्फ आर्थिक होना चाहिए। एक लंबा समय है, ये सारे समाज, जितने भी तबके हैं जो आरक्षण का लाभ लेते हैं, जिनको मिलना चाहिए, जिनको जरूरत है, उनको आखिर में ऊपर कब लाया जाएगा। आरक्षण पर बात होती है, दावे होते हैं, एक दूसरे को नीचा भी दिखाया जाता है। लेकिन जो स्थिति जो 47 के बाद से अभी तक, वो बदलना चाहिए। मुद्दे की बात ये है, वो बदलना चाहिए। क्रीमी लेयर भी उस पर एक बहस का विषय है। इन पर बात होनी चाहिए खुले दिल से। दावे और ये सब चीजें तो चलती रहेंगी। ये चीज जरूरी है कि समाज का जो वर्ग है, जिसको ऊपर लाने के लिए सारी सिस्टम शुरू किया गया था, उस पर बात होनी चाहिए। ये तो चुनावी लाभ और गुणाभाग है, इस पर जो अभी बहस हुई है, और निश्चित तौर पर ये जो बात इस बार चल रही है, इसके कई एंगल हैं, कई सारे पहलू हैं, जो बहुत बहुत बड़ा विषय है वो, जिसकी वजह से सारी चीज़ों को शुरू किया गया है। लेकिन आरक्षण की प्रासंगिकता के साथ साथ उसकी ज़रूरत पर भी आगे पीछे इस पर बहस होनी चाहिए। इस आरक्षण के जो प्रधानमंत्री ने जो बात कही है, राहुल गांधी ने भी उस पर कुछ बात कही। धर्म के आधार पर तो खैर आरक्षण नहीं हो सकता, होना भी नहीं चाहिए, लेकिन जातिगत तौर पर भी जो आरक्षण है उसकी भी एक सीमा होनी ही चाहिए, और उसकी जो गणना है या उसकी जरूरत है वो आर्थिक ही होनी चाहिए। इस पर कोई बात करे, क्योंकि जो नया समाज है, नई पीढ़ी है, नए लोग हैं, वो इसको कुछ बहुत दूसरे एंगल से देखते हैं, उनके विचार कुछ और हैं, जिसको समझा जाना चाहिए। पर आपने सही कहा कि ये जो चीजें हैं, इन पर विश्लेषण की भी आवश्यकता है। और बात, हालांकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उसमें कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता है, लेकिन तब भी आरक्षण के मुद्दे को हवा दी गई है। और श्याम मोहन श्रीवास्तव जी, आपके पास आना चाहूंगा। आपने तमाम चर्चाएं
सुनी हैं सभी हमारे मेहमानों के, हमारे पैनलिस्ट के तमाम जो वक्तव्य हैं उस पर आपकी अंतिम प्रतिक्रिया के साथ में क्या पहले चरण और दूसरे चरण का जो मतदान हुआ है, मतदान का प्रतिशत पिछले चुनाव की अपेक्षा 2019 के चुनाव की अपेक्षा कम हुआ है, ये सभी राजनीतिक दलों के लिए चिंता का विषय है। ये जो मुद्दे हैं क्या मतदान के प्रतिशत को बढ़ा सकते हैं या फिर इसका जो मतदान होगा वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ज्यादा हो सकता है, इसलिए इन चीजों को हवा दी जा रही है? समाज और देश में जो परिस्थितियां होती हैं उनका मतदान पर असर पड़ता है। जैसे हमने पहले दिन भी ये बात विचार की थी जी कि मतदान का प्रतिशत कम हो रहा है। हाँ। लोग ये मान बैठे, चर्चा में ये आए तक लोग ये मान बैठे कि मोदी जी की सरकार आ रही है। हाँ। और सरकार तो आएगी ही, हम जाए चाहे नहीं जाए, लेकिन मतदान होना भी चाहिए, होना ही चाहिए। जी बिल्कुल। इस महान यज्ञ में, लोकतंत्र में जो सबसे बड़ा यज्ञ माना है, इसमें सबकी आहुति डलेगी बराबर तो ही सफल यज्ञ माना जाएगा। हाँ। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, जहां संविधान को तोड़ मरोड़ कर रखने की बात कही जा रही है, अब ये पिछला किसका क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहा, अपन ये कह सकते हैं कि चलनी कहती है कि सूजी में छेद है। अरे आपने शुरू से आज तक संविधान को तोड़ा मरोड़ा। हाँ। चाहे सागवानों का मामला हो, फैसला होने के बाद भी आपने उसको बदला, आपने अनेक मामलों में अपने अनुकूल करने की कोशिश की उसको, चाहे आपने अनेक प्रदेशों में जो पूर्ण बहुमत की सरकारें थी उनको भंग करने का मामला हो, चाहे देश में आपातकाल लगाने का मामला हो, ये जिसने बार बार किया, अगर वो पार्टी का प्रमुख अगर आज ये कहे कि अमुक पार्टी संविधान तोड़ना चाहती है, तो ये बात इसलिए हास्यास्पद लगेगी कि ट्रैक रिकॉर्ड तो आपका कहता है कि आपने ये बार बार किया है। सही कहा। अब आप दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं, दूसरों का, जहां तक राष्ट्रीय हितों का प्रश्न है, दूसरे देशों की एंट्री है, निश्चित रूप से आने वाले समय में इस देश के स्वतंत्र सार्वभौमत्व के लिए एक खतरे का संकेत भी है। क्योंकि पहले हमने देखा, चाहे पीओके का मामला रहा हो, कश्मीर का मामला रहा हो, वही बात एक जो उन्होंने अपने भाषण में एक बिंदु कहा, एक बात का और उल्लेख किया है कि आज से 10 साल पहले देश में 2 विधान 2 निशान चला करते थे। मोदी सरकार के आने के बाद में देश में 1 संविधान और 1 निशान हुआ है, ये भी उन्होंने जिक्र किया, याद दिलाया है लोगों को। तो इसका भी आशय वो पाकिस्तान से ही जोड़ा जा रहा है। हाँ, राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए आवश्यक था ये कि देश एक होगा, प्रधान एक होगा, विधान एक होगा, तो और निशान एक होगा, तो आसानी होगी। वो आपने अपने मर्जी के मुताबिक आपको जो सहूलियत थी वो उस समय किया होगा, और वो भूल थी। कई विद्वानों ने इस बात को माना भी है कि वो भूल थी, इसलिए ये परिवर्तन होगा। अब ये सब आपकी विचारधारा होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि संविधान को तोड़े मरोड़े और अपने हिसाब से बनाए। जब जरूरत पड़ी, कोर्ट ने कह दिया कि आप हट गए, तो आपने आपातकाल लगा दिया। आपके अनुकूल सरकारें नहीं है तो आपने सरकारें भंग कर दी बिना किसी कारण के। ऐसी बातें हैं जो देश के आने वाले समय के लिए संकेत है। और देश के स्वतंत्र बहुमत्व, सार्वभौमत्व, एकता, अखंडता के लिए खतरे के क्या संकेत हो सकते हैं, इस पर भी मतदाता विचार करेगा। और हम समझते हैं निश्चित रूप से इन सारे मुद्दों पर मतदाताओं को विचार करना भी चाहिए, और वैसे भी सब मिलकर प्रयास कर रहे हैं, चाहे सामाजिक संगठन हो, चाहे राजनीतिक संगठन हो, चाहे मीडिया हो, सब ये प्रयास कर रहे हैं कि परसेंटेज मतदान का बढ़ना चाहिए और बढ़ना भी चाहिए, चाहे कैसे भी हो। 5 साल में एक बार ये अवसर आता है, हम आपकी इस महत्वपूर्ण भूमिका को जरूर निभाएं। बिल्कुल, ये हमारी अपनी जिम्मेदारी है, देश के लिए जिम्मेदारी है, क्योंकि यदि हम जिम्मेदारी निभाएंगे तो उंगली उठाने का हक हमको होगा। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व लोकतंत्र के चुनाव के हर चरण में, तीसरे चरण में जहां जहां जिन राज्यों की हम बात करें, 12 राज्यों की 95 सीटों पर मतदान होना है। देश न्यूज आपसे अपील करता है कि घरों से निकलें, पहले करें मतदान, फिर करें जलपान। आप मतदान के अधिकार का प्रयोग अवश्य करें, क्योंकि जब आप अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे तब आप सरकार की खामियां गिनाने के हकदार होंगे। अन्यथा यदि आप मतदान नहीं करेंगे तो जो सरकार, जैसी सरकार होगी उसे आपको झेलना पड़ेगा। मताधिकार का प्रयोग करें, जिसे आप जिताना चाहें, जिसकी सरकार बनाना चाहें, आप स्वतंत्र हैं। देश के संविधान ने आपको यह अधिकार दिया। हालांकि बात शुरू हुई हमारी पाकिस्तान से, और बात यहां जहां हम जिन विषयों पर हमने चर्चा की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को लेकर के, क्योंकि अब उन्होंने प्रहार तीखे कर दिए हैं। जैसे जैसे मतदान के चरण बढ़ते जाएंगे, आरोप प्रत्यारोप, वार पलटवार की धार तेज होती जाएगी। देखना दिलचस्प होगा कि 2024 के चुनाव में अब तक जितनी तस्वीरें हमने देखी हैं और तस्वीर के जितने रंग देखे हैं वो अपेक्षित नहीं थे।
अपेक्षा के अनुरूप नहीं थे, बल्कि अपेक्षाओं से कहीं बाहर जाकर अभी 4 चरण और बाकी हैं। तीसरे चरण के बाद देखना होगा कि कौन कौन से रंग तस्वीरें हमें देखने मिलेंगी, ये हम और आप मिलकर के देखें। हालांकि बिंदु और हैं जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, पर समय हमें अनुमति नहीं देता, इसलिए चर्चा को विराम देंगे। आशीष दुबे जी, विभांशु जोशी जी, श्याम मोहन श्रीवास्तव जी और राममोहन चौकसी जी, सूर्यकांत चतुर्वेदी जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। बात हो रही है पाकिस्तान की एंट्री हो चुकी है चुनाव में, पाकिस्तान की एंट्री कितना प्रभाव दिखाएगी, मतदाता के मन पर कितना असर डालेगी, क्या मतदाता के मौन को मुखर बना पाएगी पाकिस्तान की एंट्री, ये देखना दिलचस्प होगा। कल फिर एक ऐसे ही मुद्दे के साथ होगी आपसे मुलाकात, तब तक आप बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार।